हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स भी लीगल चैनल में। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो मुख्यतः अधिकतर लोग कर देते हैं ये चीज़ों को। और एक समझ की मुझे लगता है ज़रूरत होती है कि क्या चीज़ें करना चाहिए नहीं करना चाहिए जब हम ज़मीन की खरीदारी कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर यही चीज़ सही हो जाता है तो आगे हम केस कचहरी से बच सकते हैं। तो क्या होता है जब भी हम ज़मीन खरीदते हैं, अधिकतर ये देखा जाता है कि जिससे हम ज़मीन खरीदते हैं उसके साथ हम सेल एग्रीमेंट कर देते हैं, साथ में वो बिल भी बना के दे देता है और साथ में एक पावर ऑफ अटॉर्नी भी दे देता है। और हमें लगता है कि हाँ, अब तो ज़मीन के सारे कागज़ात मेरे पास में हो गए हैं। तो सवाल यही है कि क्या जस्ट बिकॉज़ आपके पास में पावर ऑफ अटॉर्नी आ गया है या सेल एग्रीमेंट आ गया है या विल आ गया है, तो क्या इससे आपका ज़मीन का आपका हो गया है, ज़मीन के कागज़ात आपके नाम पे हो गए हैं? क्या आप उसको कोर्ट में या कहीं पे भी दिखा के बोल सकते हो कि ये ज़मीन मेरी है, जब बाकायदा आपके पास ज़मीन का कब्ज़ा भी आ चुका होता है? फिर और सिर्फ आपके पास ये डॉक्यूमेंट है, तो क्या आप इस डॉक्यूमेंट को ये बोल के बोल सकते हो कि ये मेरा टाइटल डॉक्यूमेंट है, ये जमीन के कागजात मेरे नाम पे है? एक आता है ना, हाँ जमीन के कागजात तो मेरे नाम पे। क्या पेपर आपके पास है? मेरे पास सेल एग्रीमेंट है, मेरे पास में पावर टॉनी और मेरे पास में विल भी है। तो क्या इस कानून इस चीज पे क्या बोलता है? कानून की नजरों में इन डॉक्यूमेंट्स जो है, खासकर आज हम पावर टॉनी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अधिकतर लोगों के पास में यही मेन डॉक्यूमेंट हो जाता है। कानून क्या बोलता है इस चीज के बारे में, कानून का क्या नजरिया है इस डॉक्यूमेंट को लेकर। तो इस विषय पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी हो जाता है कि पावर अटॉर्नी है क्या, उसके क्या रोल होते हैं, उसकी क्या वैलिडिटी होती है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस स्थिति में क्या कहा है कि जब आपके पास में जमीन जब आप खरीद रहे हो और आपने से पावर टॉनी करके रखा हुआ है या सेल एग्रीमेंट या विल करके रखा है, तो इस स्थिति पे सुप्रीम कोर्ट ने उन जमीन के कागजातों पर क्या बात कही है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने माना है उनको कि ये जमीन के कागजात मान्य है, या सुप्रीम कोर्ट ने उसको अमान्य घोषित कर दिया, बोल दिया कि नहीं ये सफिशिएंट नहीं है? तो आज हम इसी के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा चैनल है फिनिक्स भी लीगल, इसके लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पावर ऑफ अटॉर्नी जो होता है वो बेसिकली पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट 1882 जो होता है उसके तहत में ये बनता है। पावर जो होता है पावर अटॉर्नी को उसी एक्ट के तहत में मिलती है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पावर अटॉर्नी का होता है कि एक आदमी दूसरे आदमी को, फॉर एग्जाम्पल राम ने पावर दिया श्याम को कि वो जाकर जो राम का एक जमीन है उसको बेच के, 200 स्क्वायर मीटर जो जमीन है उसको बेच के वो 5 लाख रुपया लेकर आएगा। उसके बिहाफ में वो सेल डीड करेगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड करेगा। तो ये जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है ये बहुत ही स्पेसिफिक दिया है पावर ऑफ अटॉर्नी का। और बेसिकली जब भी पावर ऑफ अटॉर्नी बनाया जाता है उसमें जो जिसको दिया जाता है वो क्या क्या काम कर सकता है इसके बारे में डिटेल देना होता है पावर ऑफ अटॉर्नी में। वही मतलब उसी बात का उसको पावर दिया गया कि भैया आप ये काम कर सकते हो। तो पावर ऑफ अटॉर्नी जो होता है वो कई तरह के होते हैं। एक तो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होता है जिसमें बहुत सारे काम दे दिए जाते हैं जो आप कर सकते हो, जिसमें आपका साइन करना होगा, कोर्ट में अपीयरेंस होगा, किसी से पैसे लेना हो सकता है, कोई चीज़ को बेचना हो सकता है, या कोई जगह में जाके कोई डॉक्यूमेंट को रिसीव करना हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ आ जाती है एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक पावर ऑफ अटॉर्नी की बात करें तो स्पेसिफिक पावर अटॉर्नी जो होता है वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, एक खास पर्पस के लिए होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मैंने शाम को पावर ऑफ अटॉर्नी दिया इस बात के लिए कि वो जाके मेरा जो ज़मीन है जिसका सर्वे नंबर 100 है, जो 200 स्क्वायर मीटर है, जो एक रामनगर में सिचुएटेड है, और ये ज़मीन जो है उसको बिक्री करना है लक्ष्मण को। और लक्ष्मण से बिक्री करना है, कैसे बिक्री करना है, उसको रजिस्ट्रेशन करवाना है, सेल डीड करवाना है, और लक्ष्मण से उसको 5 लाख रुपए लेकर आना है। तो एक बहुत ही स्पेसिफिक दे दिया गया है कि आपको ये आपको करना है इस चीज को रिलेटेड से। तो ये इस टाइप का जो पावर होता है ये स्पेसिफिक पावर अटॉर्नी हो जाता है। इसमें यूजली अधिकतर लोग दे देते हैं कोर्ट अपीयरेंस वगैरह जो होता है, कोर्ट में कोई केस है अगर आप वो बंदा नहीं दे सकता। अब आता बात कि हम पावर अटॉर्नी क्यों देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। पावर अटॉर्नी देने का मेन रीजन होता है, अगर मैं पावर अटॉर्नी दूसरे पर्सन को दे रही हूँ उसका मेन कारण होता है कि मैं उस सिचुएशन में नहीं हूँ, किन्हीं हेल्थ कारण से या कोई भी कारण से, कि मैं वहां पर जाकर उस काम को कर सकूं। तो जिसको मैं दे रही हूँ वो पर्सन मेरा एजेंट होता है, मेरे बिहाफ पे जाके वो काम कर रहा है। या तो मैं बहुत बिजी हूँ, या फिर मैं कोई दूसरे स्टेट में रह रही हूँ, या कोई भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से मैं ये पावर दे रही हूँ। ये एक इम्पॉर्टेंट रीजन होता है कि आप क्यों पावर दे रहे हो, है ना।
या फिर मेरी उम्र हो गई है, मैं बहुत ज़्यादा भाग-दौड़ नहीं कर पा रही हूँ, तो मैंने अपने बेटे को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया है। अब बात आती है पावर अटॉर्नी की वैलिडिटी की। पावर अटॉर्नी कब तक वैलिड रहता है? देखिए, इस चीज़ में 2 सिचुएशन होते हैं। एक तो ये होता है कि आपने एक टाइमलाइन डाल ही दिया है, जैसे कि एक काम आपने दिया था स्पेसिफिक पावर अटॉर्नी के तहत कि आप जाके ये काम करके आओ। द मोमेंट वो काम खत्म हो जाता है, पावर अटॉर्नी की वैलिडिटी खत्म हो जाती है। दूसरा ये रहता है, आपने एक टाइम पीरियड डाल दिया कि भैया ये पावर अटॉर्नी इतने पीरियड तक ही वैलिड रहेगा, तब भी वो उसकी वैलिडिटी जैसे ही वो पीरियड खत्म होती है, पावर अटॉर्नी का जो पावर होता है वो खत्म हो जाता है। तीसरा चीज़ रहता है, जब तक वो काम नहीं हुआ है तब तक उसकी वैलिडिटी है। तो मूवमेंट जब तक वो काम खत्म होगा तभी जाके उसकी वैलिडिटी खत्म होगी। चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट होता है जब आपने रिवोकेशन ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी कर दिया है। रिवोकेशन ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब आपने जो पावर दिया था उसको आपने कैंसल आप कर देते हो। तो इस स्थिति में पावर ऑफ अटॉर्नी की जो वैलिडिटी है वो खत्म हो जाती है। तो ये 4 चीज़ होता है वैलिडिटी को देखने का। एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करूँगी वो ये है कि मेरा अपना एक वेबसाइट है फिनिक्स में लीगल, जिसमें सारे कोर्ट के जो लीगल फॉर्मेट्स होते हैं, चाहे कोर्ट का पिटिशन हो या फिर किसी भी तरह का एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट हो, वो आपको मेरे इस वेबसाइट में मिल जाएगा। जो मैंने बहुत ही हर एक डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर्ली चेक करके ही उसमें डाला हुआ है, क्यूरेट किया है, मतलब प्रॉपर्ली दिया है कि हर एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट जो लीगल जो होना चाहिए कंपोनेंट्स, वो उसमें आए हैं। तो अगर आपको ऐसी कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है तो आप जाकर वहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए हम आते हैं वापस आते हैं कि पावर अटॉर्नी पे ही बात करते हैं कि जैसे मैंने आपको बता दिया इसकी वैलिडिटी की जो बात करी, तो ये 4 या 5 रीज़न होते हैं तब तक ये पावर अटॉर्नी वैलिड रहता है। और किस कारण से दिया गया है वो कारण भी हमें डालना चाहिए कि क्यों हमने दिया है, साथ ही साथ में किस लिए दिया गया है, वो तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है पावर अटॉर्नी के लिए। अब पावर अटॉर्नी कंप्लीट तभी होता है जब जो पावर दे रहा है उसने अपना सिग्नेचर किया है ना? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। साथ ही साथ में जिसको पावर दिया है, उसका भी सिग्नेचर होना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप अगर पावर अटॉर्नी का फॉर्मेट देखो, तो नीचे लिखा रहता है एक्सेप्टेड बाय मी। ये चीज़ आना बहुत ज़रूरी होता है कि मैंने पावर दे दिया मेरे बेटे को, मैंने साइन कर दिया, मेरे बेटे का साइन भी उसमें नीचे में आना चाहिए कि हाँ, मैंने एक्सेप्ट किया है इस पावर को लेने का। अगर ये दोनों चीज़ नहीं होते तो एक पावर अटॉर्नी कंप्लीट नहीं होती है। अब हम बात करेंगे कि ज़मीन के केस में पावर अटॉर्नी का क्या रोल हो जाता है। तो चलिए अब उस पे बात करते हैं। तो देखिए, जो मेन हमारा मुद्दा रहा है इस पूरे वीडियो का कि क्या पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो मुझे राइट दे देता है, क्या वो मेरे लिए एक डॉक्यूमेंट हो जाता है जिससे मैं ये बोल सकूं कि ये ज़मीन जो है वो मेरी है। पूरा सवाल इसी पे था। तो उदाहरण के तौर पे मैं बोलती, मैंने ज़मीन तो ले लिया, मैंने उस ज़मीन का जो पूरा पैसा है वो ज़मीन के जो ओनर है उसको मैंने दे दिया। उसके बदले में जो ज़मीन के ओनर है उसने मेरा एक सेल एग्रीमेंट बना दिया, साथ ही साथ में मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी भी दे दिया कि आप जाके ज़मीन का रजिस्ट्रेशन आप करवा लो, है ना? तो या विल भी साथ में बना के देता है। अधिकतर यही होता है, 3 डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी मेरे पास तो ये तीनों डॉक्यूमेंट आ गए हैं, मेरे पास तो पावर ऑफ अटॉर्नी है, मैं तो भैया अब इस ज़मीन का ओनर हूँ और मेरे पास कब्ज़ा भी है। कानून का नज़रिया इस पे बहुत ही डिफरेंट होता है। कानून के नज़रिए के हिसाब से आपके पास जो डॉक्यूमेंट है, चाहे वो पावर अटॉर्नी हो, चाहे वो सेल एग्रीमेंट हो या चाहे विल हो, कानून के नज़रिए से वो आपका ज़मीन का टाइटल नहीं है। कानून के नज़र के हिसाब से वो सिर्फ़ एक सेल एग्रीमेंट है, जिससे सेल डीड होना चाहिए था, सेल डीड बनना चाहिए था, तभी जाके आप ज़मीन के ओनर बनते। आपको पावर अटॉर्नी दिया गया था रजिस्ट्रेशन करवाने का और आप पावर अटॉर्नी कराने का ही वो डॉक्यूमेंट है। जस्ट बिकॉज़ आपके पास में ये डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, इसका कहीं से मतलब निकल के नहीं आ जाता है कि आप ज़मीन के ओनर हो। ज़मीन के ओनर जब तक आप उस पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड नहीं करा देते हो, तब तक आप ज़मीन के ओनर नहीं बनते हो। तब तक ये इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स ही आपके पास में रहता है और यही जो नज़रिया है सुप्रीम कोर्ट का रहा है। और कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट जिसके बारे में आगे मैं बताऊँगी, जिसमें बहुत क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि अगर आपके पास सिर्फ पावर ऑफ अटॉर्नी है, सेल एग्रीमेंट या विल है, तो ये आपको कोई भी टाइटल डॉक्यूमेंट्स में नहीं आता है। ये कन्वेंस डॉक्यूमेंट है, मतलब आगे का काम आपको कंप्लीट करना था, आपने नहीं किया है, तो कैसे आप इसको टाइटल डॉक्यूमेंट की तरह कोर्ट में दिखा सकते हो? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने ज़मीन ले ली, आपने पूरा पैसा दे दिया, ज़मीन का कब्ज़ा आपके पास आ गया, डॉक्यूमेंट आपके पास बस यही 3 है। अब जो एक्चुअल ओनर है, वो कोर्ट पे चला गया और बोल दिया कि ज़मीन तो अभी भी मेरे नाम पे खाली करो। आपने कोर्ट पे गया और आप कोर्ट पे बोल रहे हो कि मेरे पास तो ये 3 डॉक्यूमेंट है, ये नहीं, अब मैं इसका ओनर हूँ। क्या कोर्ट मानेगा?
जो सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग्स है उसके हिसाब से कोर्ट बिल्कुल नहीं मानेगा, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट कन्वेंस है आपके पास में, एक्चुअल डॉक्यूमेंट जो रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड है वो तो आपके पास में नहीं है। तो चलिए इसी पे हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का किस लैंडमार्क जजमेंट के बाद में कोर्ट्स का ये जो ये है नजरिया है वो चेंज हुआ है। तो बस आज जो हम जजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है जिन्होंने इस पावर अटॉर्नी के बारे में बात की है, वो है जो लेटेस्ट अभी जो आया है वो है घनश्याम वर्सेस योगेंद्र राठी। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक एग्जांपल दिया था, बेसिकली वही फैक्ट्स ऑफ द केस थे, जहाँ पे उस बंदे ने जमीन को खरीद लिया था सेल एग्रीमेंट बिल और पावर अटॉर्नी के थ्रू, और ज़मीन का कब्ज़ा भी उसने ले लिया था, साथ में पूरे पैसे भी दे दिए थे जो ज़मीन का ओनर था। और बाद में जाके जो ज़मीन का ओनर होता है वो कोर्ट पे चला जाता है और बोलता है कि मैं मतलब ये इसे खाली कराओ करके, ये मेरे इसने मेरी ज़मीन पे कब्ज़ा किया है। तो जो बंदा जिसने सेल एग्रीमेंट, पावर अटॉर्नी और विल किया था, उसने कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स दिखाता है कि भैया मेरे पास तो ये तीनों डॉक्यूमेंट है, तो ज़मीन तो मेरी है। तो वो जो लोअर कोर्ट्स वगैरह उसमें वो जीत जाता है कि हाँ, डॉक्यूमेंट्स है, वैलिडिटी है करके। लेकिन जब ये बात सुप्रीम कोर्ट में आती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली बोलता है कि कैसे तुम इस ज़मीन के ओनर हो? तुम्हारे पास तो डॉक्यूमेंट ऑफ कन्वेयंस है, मतलब तुम्हारे पास तो सेल एग्रीमेंट था जिसको तुमको सेल डीड करवाना था। तुम्हारे पास पावर अटॉर्नी दिया गया था, तो तुमको पावर अटॉर्नी के थ्रू उसका रजिस्ट्रेशन करवाना था, वो तुमने नहीं किया। तो ये जो तुम इसको ऐसे टाइटल डॉक्यूमेंट के जैसे नहीं यूज़ कर सकते हो, है ना? उस बात पे को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली इसको बोला था। साथ ही में इसमें एक बात और भी आ जाती है कि जो पावर अटॉर्नी होल्डर अभी जिंदा है और आपके पास पावर अटॉर्नी है और उसने पावर अटॉर्नी को कैंसिल नहीं किया, तो आप अभी भी जाके रजिस्ट्रेशन करने की बात आ जाती है। लेकिन अगर वो कैंसिलेशन कर देता है तो बात अलग हो जाती है। लेकिन आपके पास में और भी कानूनी थे कि आपने सेल एग्रीमेंट किया तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आप कोर्ट में आ सकते थे उसे अपने नाम में करवाने के लिए। तो ये बहुत सारी बातें इस घनश्याम वर्सेस जोगेंद्र राठी में कही गई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने जब ये जजमेंट दिया था, जो 2023 में ही दिया है जजमेंट, साथ ही साथ में जो लैंडमार्क जजमेंट आया था पावर अटॉर्नी के ऊपर पे, जो है सूरज लैम्प इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स, इसका लिया गया है। ये लैंडमार्क जजमेंट वही जजमेंट है जो 2009 में आया था और सारे पावर अटॉर्नी का जो पावर को उसने खत्म किया था। इसमें ये कहा गया था कि आप ज़मीन को पावर अटॉर्नी के थ्रू अगर आप नहीं खरीद सकते हो, है ना? बट इसमें भी वही सेम बात कही गई थी कि पावर अटॉर्नी जो है, वो आपका टाइटल नहीं है, टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट्स नहीं, मतलब जो दस्तावेज़ है, ज़मीन के जो दस्तावेज़ है, वो उससे आपका नाम नहीं हुआ है। आपको अपना नाम कराने के लिए जो प्रॉपर चैनल्स होते हैं, वो तो आपको करना ही पड़ेगा, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा भैया। जो रजिस्ट्रेशन का जो कंप्लीट प्रोसेस होता है, वो आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा, तभी जाके ज़मीन का टाइटल आपके पास। हाँ, सेल रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड हो गई है, आप कोर्ट में रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड दिखा रहे हो, तो वो प्रॉपर टाइटल डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन पावर अटॉर्नी इस कैटेगरी में नहीं आता है, वो सिर्फ़ एक कन्वेंस डीड ही रहता है। तो ये चीज़ था पावर अटॉर्नी को लेकर। तो बात वहीं पे आ जाती है, तो क्या ज़मीन का मैं पावर अटॉर्नी ना लूँ? बात वहीं पे आती है कि पावर अटॉर्नी तो लीजिएगा, लेकिन पावर अटॉर्नी को कंप्लीट भी कीजिएगा ना। पावर अटॉर्नी एक पावर के लिए आपको दिया गया है कि आपको ये काम करना है। आपको ज़मीन का रजिस्ट्रेशन कराने का आपको पावर दिया गया है, तो रजिस्ट्रेशन करिए उसको, है ना? अब लेकर मत बैठिए ये सोच के कि ये हाँ, बस ये ज़मीन का मेरा पेपर है। नहीं, वो इनकम्प्लीट पेपर है। वो आप आधे रास्ते पे हो, कंप्लीट आपको करना पड़ेगा, तभी जाके आपका ज़मीन का पेपर बनेगा। और आगे जाके कोर्ट कचहरी कुछ बात आ जाती है, तो ये डॉक्यूमेंट आपके सपोर्ट में नहीं आने वाले हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की इसमें रूलिंग बहुत ही तगड़ी वाली दी हुई है। तो व्यूअर्स, आई होप आपको आज का मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल लगा है। अगर लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।